क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी औरत के नाम कर सकता है जो दुनिया के सामने किसी और से प्यार करती थी? प्यार का असली मतलब पाना नहीं, बस साथ निभाना होता है। हम सब अमृता प्रीतम को उनकी पोएम्स और साहिर लुधियानवी के लिए उनके दर्द के लिए जानते हैं, लेकिन वो इंसान जिसने असल में उनका हाथ थामा, जिसने उनके लिए चाय बनाई और उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दुनिया घूमी, वो थे इमरोज़। इमरोज़ ने अमृता को ज़िंदा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा एक औरत अपने प्रेमी से क्या अपेक्षा कर सकती है? वेलकम टू द ऑडियो बुक ऑफ अमृता इमरोज़, अ लव स्टोरी रिटन बाय उमा त्रिलोक। ये किताब एक खिड़की है अमृता प्रीतम और इमरोज़ की दुनिया में। एक तरफ शायर, दूसरी तरफ पेंटर और बीच में एक ऐसी लव स्टोरी जो बिना किसी नाम के भी दुनिया की सबसे मुकम्मल कहानी बनी। अगर आप एक ऐसे प्यार की तलाश में हैं जिसमें शर्तें नहीं होती, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। एक दिन बड़े सवेरे उनका फ़ोन आया। मेरे उठाने पर वे बोली, मैं अमृता बोल रही हूँ, क्या हाल है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, उन्होंने कहा, इतनी सुंदर नज़में लिखती हो और कभी सुनाती भी नहीं। आज सवेरे पढ़ी, 2-3 तो मेरी रूह में चुभ गई है। सुनते ही मैं बहुत जज्बाती हो गई। आंसू मेरे गले में फंस गए, मुंह से बोल फूट नहीं रहा था। फिर भी बहुत कोशिश करके जब मैंने कुछ कहा तो मेरे आंसू उन तक पहुंच गए। कुछ देर वे चुप रही, फिर बहुत प्यार से बोली, जानती हूँ, समझती हूँ। अच्छा पहले जी भर के रो ले, फिर बातें करेंगे। और उन्होंने फोन रख दिया। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि मेरे दिल का क्या हाल हुआ था। अगर मेरी नज़मों ने उस शख्स के दिल को छू लिया जिसका नाम अमृता प्रीतम है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। जिन नज़मों का वे जिक्र कर रही थी वे मेरी किताब द माइंडस्केप से थी। ये कविताओं और पेंटिंगों की कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें 27 चित्र और 27 ही प्रेम कविताएं हैं। ये कोशिश थी पेंटिंग के मूड को कविता में ढालने की और कविता को अमूर्त पेंटिंग द्वारा एक शक्ल सूरत देने की, एक सुप्त ऊर्जा के आह्वान का यंत्र मात्र। बहुत दिन पहले अमृता जी की मेज पर मैं इस किताब की पांडुलिपि रख आई थी, इस उम्मीद के साथ कि जब अमृता जी कुछ बेहतर होगी तो शायद मेरी नज़्म पढ़ ले और उन पर अपनी टिप्पणी दे। उस दिन जब मैं दोपहर बाद उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर यह इबारत लिखी हुई थी, तुम जो असीम के किनारों से बूंद बूंद भर लेती हो सांस मौन की, तुमने ज़रूर उस ईश्वर को प्यार की सुगंध की तरह अनुभव किया होगा। इसलिए मैं तुम्हें प्यार करती हूँ उमा, अमृता प्रीतम। मौन की सांस शब्द उन्होंने मेरी कविता खामोशी से लिए थे। तैरती मुझ पर समेटती मुझे, स्थिरता के बीचों बीच बढ़ती मेरी तरफ, तेरे बाहु पास में लेती मैं सांस अन्यून मौन के। उन्होंने किताब उठाकर मुझसे कहा, मैं तुम्हारी कविता हाई पॉइंट के बारे में पूछना चाहती हूँ। और वे पढ़ने लगी, असीम के किनारों से टपकती बूंद बूंद गिरती मैं तुम्हारी ओर, तुम में, तुम मैं और मैं तुम, बनते बदलते लहरों की तरह मिलते बिछड़ते फिर से मिलने को, फिर से। उन्होंने पढ़ना बंद किया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, उमा, क्या तुम अपने खोए हुए प्यार के बारे में बात कर रही हो, या कि उस शाश्वत प्रेम की जिसे तुम मिलती हो, बिछड़ती हो, फिर मिलने के लिए? अब वे मुझे कुरेद रही थी। मेरे चेहरे के हाव भाव ने कहा, पता नहीं, पर मेरे शब्दों ने कहा, शायद दोनों। जैसे कोई सदा ही खोजता रहता है।
उस शाम लौटते हुए मैं अपने आप को खोजती रही। एक दिन फिर जब बहुत सवेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैं समझ गई कि अमृता जी का ही कॉल होगा। ज्यों ही फ़ोन उठाया, अमृता जी की घबराई हुई सी आवाज़ कान में पड़ी। उनकी आवाज़ में बहुत तनाव था। वे कह रही थी, इमरोज़ को बहुत तेज़ बुखार है, उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर ने खून की जांच करवाने को कहा है, पर आज इतवार है, कोई पैथ लैब खुली नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही पहुंचती हूं। खून की जांच के लिए पूरे हफ्ते खुलने वाली लैब में ले जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। वे इतनी घबराई हुई थी कि अगले कुछ ही मिनटों में उन्होंने मुझे 3 बार फ़ोन कर दिया कि मैं जल्दी पहुंचूं। इमरोज जी को वायरल हो गया था, कई दिनों से था। अमृता जी खुद भी ठीक नहीं थी, उनको भी चलने के लिए मदद की ज़रूरत थी। फिर भी वे डॉक्टरों और पैथोलॉजिस्ट से फ़ोन पर बात कर रही थी। घर से चल के मैंने लैब में फ़ोन कर दिया कि सैंपल लेने के लिए एक टेक्नीशियन को उनके घर भेज दें। जब मैं पहुंची तो टेक्नीशियन पहले से ही पहुंच चुका था। इमरोज जी कुछ कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन प्रसन्नचित्त थे। अमृता जी चिंतित तो थी, लेकिन अब तनाव कुछ कम हो गया था। टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर इमरोज जी का इलाज शुरू हो गया था और कुछ ही समय में वे पहले से कुछ बेहतर महसूस करने लगे थे। 2 दिन बाद जब मैं गई तो इमरोज जी चल फिर रहे थे, वैसे ही हंसमुख और मेहमान नवाज। मैंने उन्हें ज़्यादा चलने फिरने से मना किया कि कहीं बुखार फिर न बढ़ जाए। यह भी कहा कि उन्हें अमृता जी के लिए स्वस्थ रहना ही होगा, क्योंकि वे उनके लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान हो जाती है। इमरोज जी हंस पड़े, वही अपनी सहज, निष्कपट, स्नेहपूर्ण हंसी लेकर। चाय पीते पीते बोले, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे ठीक रहना है, अपने लिए और माजा के लिए भी। जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो ये बहुत फिक्र करने लगती है। ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। एक बार का जिक्र करते हुए इमरोज बताते हैं कि वे किसी काम के सिलसिले में बम्बई गए हुए थे। खतों किताबत तो उनकी चलती रहती थी, लेकिन एक खत में अमृता ने लिखा, जीती, तुम जितनी सब्जी देकर गए थे वह खत्म हो गई है। जितने फल लेकर दे गए थे वे भी खत्म हो गए हैं। फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी भी खाली होती जा रही है। तुम जितनी सांस छोड़ गए थे वे खत्म हो रही है। फिर कुछ रुककर कहने लगे, ये अपनी देखभाल के लिए किसी और को अपने पास नहीं आने देती। अमृता जी की शारीरिक शक्ति दिन ब दिन कम हो रही थी और साथ ही इमरोज पर उनकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। उनका एक दूसरे के लिए होना बहुत ही हृदय स्पर्शी अनुभव था। एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे के आमने सामने इकट्ठे खाते हुए, एक दूसरे को खिलाते हुए। इमरोज अमृता जी की देखभाल में तल्लीन, कभी बातें करते हुए, कभी चुपचाप, कभी किसी ख्यालों में, सोच में, सुनने में घूरते। मैंने उन्हें अनेक मूडों में देखा है। मैंने उनकी रूह को टुकड़ों में देखा है और महसूस किया है। अमृता जी अपनी कहानियों और उपन्यासों के किरदारों में खुद ही यात्री की सुंदरन बन जाती है। एक सवाल में हीरो की माँ और बेटी बन जाती है। हीरो के पिता से शादी होने की वजह से वे हीरो की माँ बन जाती है और पिता की मौत के बाद जब हीरो उनकी शादी उनके मनचाहे से करवा देता है तो वो उसकी बेटी बन जाती है। अक्का बूटा की कहानी में हीरो के अनुभव में उनका अपना अनुभव छुपा हुआ है, जो बताता है कि किस तरह इंसान की रूह फैलती है, विस्तार पाती है। जैसे ही मैं खुद अमृता बन जाती हूँ और उनके दर्द को महसूस करके खुद ही रोने लग जाती हूँ। हीरो की गुम हो गई बहन की याद अक्का बूटा में ठिठुरती सर्दी में बूढ़े आदमी की रजाई बन जाती है। कैसे हम महसूस करते हैं कि हम सब कुदरत के एक ही धागे में बंधे हुए हैं। इमरोज जी और अमृता जी भी शायद उसी धागे से बंधे थे। वह धागा जो न मैला हुआ और न टूटा। 40 साल गुजर गए, वे दोनों अभी तक उसी प्यार के धागे से बंधे थे।
एक ऐसे प्यार के रिश्ते में जिसे सामाजिक मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी मुझे इमरोज जी की पेंटिंग में और अमृता जी की कविताओं, कहानियों और नॉवलों के किरदारों में एक खास रिश्ता दिखाई देता है। हर बार अमृता जी से मिलने और बातचीत करने के बाद मुझे उनमें उनके लेखन की जीती जागती झलक दिखाई देती है और दिखते हैं वे किरदार जो उन्होंने अपने साहित्य में रचे। एक नया अर्थ मिलता है उनकी कविताओं और उनकी नज़मों में जो उन्होंने लिखे और मैंने गाए। एक बार मैंने इमरोज जी से पूछा, आप जानते थे कि अमृता जी साहिर को प्यार करती थी और फिर साहिर साजिद पर भी स्नेह रखती थी, आपको कैसा लगता था? मेरे इस सवाल पर इमरोज जोर से हंसे और बोले, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार अमृता ने मुझसे कहा कि अगर वह साहिर को पा लेती तो उसे मैं नहीं मिलता। तुम्हें मालूम है मैंने क्या कहा? मैंने कहा, तो मुझे तो जरूर ही मिलती, चाहे मुझे तुम्हें साहिर के घर से निकाल कर ही क्यों न लाना पड़ता। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो रास्ते की मुश्किलों को नहीं गिनते। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में हौले से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं बम्बई जा रहा था तब मुझे ही अमृता ने अपनी किताब साहिर को देने के लिए दी थी और मैं खुशी खुशी ले गया था। फिर कुछ ठहर कर कुछ सोचते हुए इमरोज ने कहा, मुझे मालूम था अमृता साहिर को कितना चाहती थी, लेकिन मुझे यह भी बखूबी मालूम था कि मैं अमृता को कितना चाहता था। मैंने उनसे एक और सवाल किया, अमृता जी साहिर से प्रेरित होती थी, सुनहरे जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह उन्होंने साहिर के लिए ही तो लिखा था और वे इस बारे में खुले शब्दों में कहती भी है। फिर उनकी जिंदगी में आपकी क्या जगह रही? वे ऐसे बोले जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। साहिर के साथ अमृता का संबंध मिथ्या व मायावी था, जबकि मेरे साथ उसका रिश्ता सच्चा और हकीकी है। यह अमृता को बेचैन छोड़ गया और मेरे साथ ये संतुष्ट और परिपूर्ण है। मैंने फिर टोका, उनकी रचनाओं एक सी अनीता, दिल्ली दियां गलियां और आखिरी खत में साहिर का कद बहुत साफ उभर कर सामने आया है और उसी तरह नेवरिंग ब्यूटी और 7 इयर्स में सज्जाद हैदर था। इमरोज ने जवाब दिया, हाँ, सज्जाद हैदर भी अमृता के बहुत करीबी दोस्त थे। असल में एक ऐसे दोस्त जिसके संपर्क में अमृता ने पहली बार महसूस किया कि कविता सिर्फ प्रेम भाव से ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि सच्ची दोस्ती से भी पनपती है। अमृता ने सज्जाद के लिए लिखा था, अजनबी या तो मुझे पंख ला दे या फिर मेरे पास आकर रहे। सज्जाद हैदर अमृता की बहुत कदर करते थे। बंटवारे के बाद वे और अमृता आपस में खतों किताबत करते रहे, मुझे मालूम है ये। अमृता के लिए सज्जाद 1947 के बंटवारे के दंगों से भी जूझा, मैं जानता हूँ। सज्जाद ने अमृता को एक बार यह भी लिखा था, मैं उड़ते हुए पल की मुलाकात के लिए तरसता हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि ये लोग अपनी निजी बातें भी एक दूसरे से कर लेते थे, इसलिए जब मैंने और अमृता ने मिलकर उसे खत लिखा तो उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैं तुमसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन आमी के खतों से जो मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है उससे मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। तेरा रकीब तुझे सलाम करता है। अपनी मौत से पहले सज्जाद ने अमृता के लिखे सारे खत किसी दोस्त के साथ हिंदुस्तान वापस भेज दिए। ज्यों ही उस दोस्त ने खतों का वो पुलिंदा अमृता को दिया, अमृता ने मुझे दे दिया कि मैं चाहूँ तो पढ़ लूँ, लेकिन मैं क्यों पढ़ता, मैंने सभी जला दिए। चाय का घूंट भरकर इमरोज फिर कहने लगे, जब गुरुदत्त ने मुझे नौकरी के लिए बंबई बुलाया तो मैं अमृता को बताने लगा। अमृता कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई।
ये कहानी दो दोस्तों की थी। इनमें से एक बहुत खूबसूरत था, दूसरा कुछ खास नहीं था। एक बहुत सुंदर लड़की खूबसूरत दोस्त के पीछे आकर्षित हो जाती है। वह लड़का अपने दोस्त की मदद से उसे जीतने की कोशिश करता है। दोस्त भी उस लड़की को अजहद प्यार करता है, लेकिन अपनी सूरत की वजह से इस बात का इजहार नहीं करता। आखिरकार लड़की की शादी खूबसूरत लड़के के साथ हो जाती है। इतने में जंग छिड़ जाती है और दोनों दोस्त लड़ाई के मैदान में भेज दिए जाते हैं। लड़की का पति उसे नियमितता से खत लिखता है, लेकिन वह सारे खत अपने दोस्त से भी लिखवाता है। कुछ दिन बाद लड़ाई के मैदान में उसकी मौत हो जाती है और उसके दोस्त को जख्मी हालत में वापस लाया जाता है। लड़की अपने पति के दोस्त से मिलने अस्पताल जाती है और अपने पति के खत उसे दिखाती है। दोस्त खतों को पढ़ने लगता है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है, लेकिन दोस्त खत अंधेरे में भी पढ़ता रहता है, क्योंकि वो लिखे तो उसी ने थे। उसे वे ज़बानी याद थे। लड़की समझ जाती है। देखते देखते दोस्त की तबीयत और बिगड़ जाती है और वह दम तोड़ देता है। लड़की कहती है, मैंने एक आदमी से प्यार किया था, लेकिन उसे 2 बार खो दिया। एक गहरी सांस भरते हुए इमरोज जी ने कहा, अमृता ने सोचा था कि मुझे कहानी का मर्म समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझ गया था। मुझसे उसने सिर्फ यही कहा, साहिर बम्बई चला गया, अब तुम भी जा रहे हो। अमृता की आवाज़ में वह बहुत निराशा और उदासी थी, जैसे कह रही हो, ऐसे जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। मैं जब बम्बई पहुंचा तो तीसरे दिन ही अमृता को खत लिख दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो अमृता को हमेशा के लिए खो दूंगा। कुछ ठहर कर वे फिर बोले, अमृता ने अपने प्यार का कभी खुले शब्दों में इजहार न किया और न ही मैंने। अमृता जी ने अपनी कविता लिखी, आज पवन मेरे शहर की बह रही, दिल की हर चिंगारी सुलगा रही। तेरा शहर शायद छू कर आई है, होठों की हर सांस पर बेचैनी छाई है। मोहब्बत जिस राह से गुजर कर आई है, उसी राह से शायद यह भी आई है। ये कहानी इमरोज जी की ज़बानी थी, लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि रोज़ शाम को इमरोज जी भी अपने घर की छत पर खड़े होकर उस गाड़ी का इंतज़ार करते थे जिसमें अमृता रेडियो स्टेशन से लौटती थी। गाड़ी के गुजर जाने के बहुत बाद तक भी वही खड़े रहते, अवाक शून्य में देखते। ये वहाँ इंतज़ार करते रहते और वहाँ कविता में कुछ लिखती रहती। जिंद तो हमारी कोयल सुनाती, ज़बां पर हमारे वर्जित छाला और दर्दों का रिश्ता हमारा। हर बार अमृता जी के यहाँ मेरा जाना रिश्तों की दुनिया का एक नया सफ़र होता। आज जब मैं अमृता जी के घर गई तो वे कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उन दिनों वे बिस्तर पर ही रहती थी, खुद अपनी टांगे हिला भी नहीं पाती थी। करवट लेने के लिए भी उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती। बैठने में भी दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी खाना वे बैठकर खाना ही पसंद करती थी। उनकी चाय का वक्त हो गया था और उनकी बहू चाय ले आई। ये चाय एक कटोरे में पीने लगी थी, अपने मनपसंद नाइस बिस्किट के साथ। फूलों वाले जिस लाल कटोरे में वे चाय पी रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी। उन्होंने बताया कि वह कटोरा रोमानिया से लाई थी। कभी कभी उनकी नज़र खिड़की से झांकते गुड़हल के फूल पर टिक जाती। वे देर तक उसे देखती रहती। जब वे चाय पी चुकी तो मैंने उनकी हथेली को अपने हाथ में लेकर सहलाया और उनके पतले दुबले एकदम सिकुड़ गए शरीर को सीधा कर लिया। वे फूल की ओर देखते हुए बोली, तेरी वो पत्तों वाली नज्म याद आ गई जो आशियाँ सुल्तान ने गाई है, जरा उसे सुना तो। मैं गुनगुना कर अपने नज्म गाने लगी। पत्ते मेरे घर आए, चांदनी में धुले, गीत बुनते झंझनाते, पत्ते मेरे घर आए। मेरे गाने के बीच में ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया।
पहला अंतरा पूरा होने तक वे चुप रही। जब तक मैंने दूसरा और तीसरा अंतरा गाया वे आंखें बंद करके लेटी रही और फिर अचानक बोली, तुमने कैसे पत्तों के दर्द, उनकी जुदाई, दोस्ती और उनके प्यार को महसूस कर लिया। उनके इन शब्दों के प्रति मैंने कृतज्ञता से भरकर उनकी ओर देखा। मैंने हौले से उनके हाथ को दबाया। हमने एक दूसरे की ओर देखा और जाने एक दूसरे से क्या कहा, फिर आंखें बंद कर ली जैसे कहीं दूर चली गई हो अपने ख्यालों में। ऐसा लगा जैसे मेरी नज़्म उन्हें गुजरे ज़माने में ले गई थी। वे चुपचाप लेटी रही और मैं उन्हें हीलिंग देती रही। करीब 20 मिनट तक उन्होंने उठकर बैठना चाहा। शायद हीलिंग के बाद उनमें कुछ ताकत आ गई थी। उन्होंने अपने सिर पर एक लाल फूलों वाला दुपट्टा ले रखा था जो स्कार्फ का काम भी दे रहा था। असल में मैंने ही उन्हें लाल और गेरुए रंग पहनने की सलाह दी थी ताकि उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहे। कुछ देर वे इधर उधर की बातें करती रही, वातावरण और प्रदूषण की, फिर अपनी किताब पर बनी फिल्म पिंजर की। कुछ देर बाद वे बैठी बैठी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम कुछ सुनाओ। जब मैंने पूछा कि वे क्या सुनना चाहेगी तो बोली, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। मैंने गज़ल के चंद शेर गाए तो कहने लगी, कितना उदास कलम है। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे आज भी रोमानिया के एक पादरी के चेहरे की एक खास उदासी याद है। वहाँ मैं और इमरोज एक वर्ष में गए थे। पादरी की उम्र 22 से 23 साल रही होगी। उसका चेहरा इतना उदास था कि मुझे पूछना पड़ा कि वो इतना उदास क्यों है। इमरोज और मैं किसी उत्सव से लौट रहे थे। वहाँ मुझे वाइन की एक बोतल भेंट में मिली थी। मेरे हाथ में वही थी। मैंने वो पादरी को पेश कर दी। हमारे पास गिलास नहीं थी, लेकिन वह उसे अपनी हथेली में लेकर पीने को तैयार हो गया। उनका चेहरा गहरे रंज में डूबा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपना दुख इधर उधर बिखेरता रहे। मैंने उसे अपने साथ बात करने के लिए राजी कर दिया। वह मुझे बताने लगा कि वह कैसे पादरी बना। उसने मान लिया कि उसका दिल कहीं और था। धर्म भी उसे दिलासा नहीं दे पा रहा था। मैंने उसे पादरी का पद छोड़कर चले जाने की सलाह दी। ऐसी मनोस्थिति में रहकर भला वह पादरी कैसे जी सकता है। मैंने उससे कहा कि उसकी कुदरती मनोदशा उदास नहीं बल्कि खुशगवार है। विवश जिंदगी एक विवस्था बन जाती है। पादरी की जिंदगी में मुझे अमृता जी दिखाई देने लगी। उन्होंने अपनी इस जिंदगी से नाता तोड़ लिया जिसे वे पसंद नहीं करती थी। अगर वे चाहती तो अपने पति के साथ ना खुशगवार जिंदगी जीती रहती, मगर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया जिसके लिए एक बहुत सुलझे हुए दिमाग की ज़रूरत होती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साहस। वे जानती थी कि लेखिका के रूप में उनका जीवन सार्वजनिक है और उन्हें सामाजिक नाराज़गी और आक्रोश का सामना करना ही पड़ेगा। उनके वैवाहिक जीवन के दर्द की कुछ झांकियाँ उनकी अन्नदाता और इंतजार जैसी कविताओं में मिलती है। उनका कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाए, कौन सा मोड़ मुड़ जाए, जाने अनजाने, अच्छे बुरे की पहचान किए बिना। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। और अगर गलती से हम गलत मोड़ मुड़ भी जाएं, तो भी अपनी गलती को आसानी से मान नहीं पाते, बल्कि उस गलती को सही साबित करने के लिए बहुत ही दलीलें देते रहते हैं। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो गलती को सुधार कैसे सकते हैं। अमृता जी कभी अपने पति के बारे में कोई शिकायत नहीं की। मुझे बाद में पता चला कि अमृता जी के पति ने पहले तो उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। तलाक के लिए वे तब राजी हुए जब वे स्वयं किसी और से शादी करना चाहते थे। अमृता जी का अपने पति से कोई दुर्भाव या मनमुटाव नहीं था। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय में जब वे बहुत बीमार थे और बिल्कुल अकेले थे, अमृता जी के बेटे ने उनसे पूछा कि क्या वह अपने पिता की
घर लाकर उनकी देखभाल कर सकता है, तब उन्होंने केवल हाँ ही नहीं कहा बल्कि अपने पति को आश्रय देने के साथ ही उनकी भरपूर सेवा भी की थी। अमृता जी के पति की मृत्यु उन्हीं के घर में हुई। किसी अन्य संदर्भ में जब मैंने इमरोज जी से पूछा तो वे बोले, हम उस व्यक्ति के बारे में क्यों बात करें जिसका हमारे साथ कोई संबंध ही ना हो, कोई लेना देना ही ना हो। उन्हें हैरानी होती है कि लोग क्यों अपनी ज़िंदगी को उन लोगों के साथ उलझाए रखते हैं जो उनसे नाराज़ रहते हैं। हम उन लोगों से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित ही क्यों होने देते हैं जो हमारे लिए बहुत बुरे हालात पैदा करते हैं। वे हालात चाहे असली हो या काल्पनिक, हमें उनसे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। असल में हम उन पलों को बार बार जीते हैं जिनसे हमें दुख या परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर ये भाव शांति के लिए हैं तब तो ठीक है, वरना क्या हम घृणा और द्वेष पर ही मनन नहीं करते रहते। अमृता और इमरोज से मिलते जुलते मुझे पता चला कि इमरोज सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ के प्यार से महरूम स्वयं को वह तन्हा और उदास महसूस करते थे। उनकी आंखें हमेशा माँ के प्यार को ही तलाशती रहती। स्कूल में उनका एक दोस्त अक्सर अपने टिफ़िन का एक पराठा उनके साथ बांटा करता था। इमरोज हमेशा उनसे पूछा करते, किसने बनाया है? और जब वह कहता कि उसकी माँ ने बनाया है तो इमरोज को लगता जैसे उस पराठे में से उनकी अपनी माँ की ममता के स्पर्श की सौंधी खुशबू आ रही हो। बहुत साल बाद वही भावना लेकर फिर उभर आई। रात की ड्यूटी के बाद इमरोज अमृता को रेडियो स्टेशन से लेकर घर तक पहुंचाने जाया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वे साथ नहीं रहते थे। एक दिन स्टाफ कार लेट हो गई तो उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न पैदल ही घर चले। चांदनी रात थी, आसपास की दुनिया से बेखबर दोनों चल पड़े। कभी एक दूसरे को देखते तो कभी चांद को। संसद मार्ग से पटेल नगर का रास्ता यूं ही तय हो गया। घर पहुंचने पर अमृता ने सकुचाते हुए कहा, खाना खाकर जाना। दोनों अंदर आ गए। सब के सब लोग सो रहे थे सिवाय नौकर के। जो भी पका था उसने गरम करके दिया, लेकिन रोटियां सिर्फ 2 थी। दोनों ने अलग अलग प्लेटों में एक एक रोटी ले ली, मगर खाते खाते अमृता ने चुपके से अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर उनकी प्लेट में रख दी। इमरोज उस घटना को याद करते हुए पुलकित हो उठते हैं और कहते हैं, रोटी तो आधी थी पर चांद तो पूरा था। किसी अन्य संदर्भ में एक बार मैंने इमरोज से पूछा कि उन्हें अमृता की कौन सी बात सबसे अधिक पसंद है, तो वे बोले, उसका होना, उसके करीब होने का एहसास। कुछ देर ठहर कर फिर बोले, मैं जब शमा मैगजीन में काम करता था तो अमृता कभी कभी मेरे दफ्तर आ जाया करती थी और मेरे कमरे की दीवारों पर सजी या मैगजीन में छपी मेरी बनाई हुई किताबों, तस्वीरों की बड़े गौर से देखा करती। एक दिन बोली, तुम औरतों की तस्वीरें बनाते हो, इतनी सुंदर, जिनके तरह से हुए चेहरे हैं, क्या तुमने कभी कोई वुमेन विद अ माइंड भी बनाई है? मैं भौंचक्का सा रह गया। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद अमृता तो चली गई पर उसका सवाल मेरे पास ही रह गया। उसी सवाल के जवाब की तलाश में मैं कला के इतिहास की पिछली सदियों में पहुंच गया। कला की उन लाइब्रेरियों में जो मैंने कला स्कूलों और म्यूजियमों में देती थी। ये तस्वीरें थी औरत सूरजमुखी के फूल के साथ, औरत चांद के साथ, औरत बच्चे के साथ, मुस्कुराती औरत, उदास औरत, लेकिन कहीं वुमेन विद द माइंड नहीं मिली। मुझे अचंभा होने लगा कि सदियों से औरत को शायद एक जिस्म ही समझा गया है, उसके मन को नहीं समझा गया। कुछ देर रुककर उन्होंने शब्दों की एक और तस्वीर उकेरी। 1958 के मई महीने की एक शाम पूरा चांद निकला था। अमलतास के पीले फूल कुछ दरख्तों पर टंगे थे और कुछ जमीन पर बिखरे थे और कुछ हवा में उड़ रहे थे।
इमरोज की आंखों ने मुझे एक खास चमक दिखाई दी। वे कह रहे थे, धरती और हवा कुछ अलग से नजर आ रहे थे और अमृता भी। वैसे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन रंगों का रंग कुछ गहरा हो गया था। हम घूमते रहे, हालांकि हमें कहीं जाना नहीं था। धरती पर बिखरे फूलों की तरह हम भी उन पर बिखर गए। आसमान को कभी खुली आंखों से देखते तो कभी बंद करके। पुरानी इमारतों की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हम एक ऐसी इमारत तक पहुंच गए जहां से यमुना दिखाई देती थी। अमृता ने मुझसे पूछा, क्या तुम पहले किसी और के साथ यहाँ आए हो? मैंने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी कहीं भी किसी के साथ गया हूँ। हम घूमते रहे और जहाँ भी दिल चाहा रुककर चाय पी लेते। सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन खूबसूरती तो देखने वाले की नज़रों में होती है ना। 3 दिन बाद इमरोज बम्बई चले गए गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए, लेकिन तुरंत ही लौट आए, शायद अपने पास फिर से। अमृता हैरान थी और खुश भी। उन्होंने इमरोज की तरफ देखा और देखती रही, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। कुछ दिन बाद घटनाओं का एक और खाका उभर आया। जब अमृता के बच्चे छोटे थे, उन दिनों इमरोज के पास एक स्कूटर था। दोनों बच्चों को एक स्कूटर पर एक साथ स्कूल छोड़ना पड़ता था, इसलिए ओवरलोडिंग के बहुत चालान हो जाते थे। फिर दोनों ने सोचा कि कार ले लेनी चाहिए। 5-5 हज़ार रुपये डालकर 10,000 की एक फिएट ले ली। अब उसे रजिस्टर करवाना था। रजिस्ट्री के दोनों के नाम पर होनी थी। रजिस्ट्रेशन अफसर ने जब ये पूछा कि अमृता से उसका क्या रिश्ता है, तो वे बोले, दोस्त है। अफसर को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक मर्द और एक औरत के बीच दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है। ये उसकी समझ से एकदम बाहर था। हैरानी की बात यह है कि दोनों व्यक्तियों के बीच दोस्ती के रिश्ते को समाज मान्यता ही नहीं देता। एक बार इमरोज ने बीमे का फॉर्म भरा। कॉलम में नॉमिनी का नाम भरना था। इमरोज ने अमृता का नाम भर दिया। नॉमिनी के साथ रिश्ता इस कॉलम में दोस्त लिख दिया। क्लर्क ने आपत्ति जड़ दी, बोला, इसको ठीक करके लाए और इसमें किसी रिश्तेदार का नाम भरे। क्लर्क को ऐतराज इसलिए था क्योंकि आमतौर पर किसी दोस्त को नॉमिनी नहीं बनाया जाता, लेकिन इमरोज कब कोई आम बात करते, इसलिए ये बुलफाइड जारी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि एक खूबसूरत कहानी और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी इमरोज जैसा निस्वार्थ प्यार आज के ज़माने में देखा है? अगर हाँ, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।